हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ले रहा हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे थे और ये हमारी 4th क्लास होने वाली है। इसके साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ये हमारी आखिरी क्लास भी है। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे 1919 के अधिनियम की, जिसमें कहा गया था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्ष बाद, जो 1919 के अधिनियम के बारे में बताएगा कि क्या यह अधिनियम लागू हुआ, किस तरह से लागू हुआ और क्या इस अधिनियम का प्रभाव पड़ा। यह पूरी रिपोर्ट 1919 के अधिनियम के बारे में एक आयोग बताने वाला था। तो इस आयोग का क्या नाम है? इस आयोग का नाम है साइमन आयोग। लेकिन इसमें कुछ कमियां रही। किस तरह से? ये 10 वर्ष बाद आने वाला था, मतलब कि 1929 में आने वाला था, लेकिन ये आया 1927 में, 2 वर्ष पूर्व ही आ गया। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन इसका नेतृत्व कर रहे थे और इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। अब सोचिए आप कि 1919 का अधिनियम लागू कहां हुआ था? भारत में, और भारत का एक भी सदस्य इस आयोग में नहीं था और इस आयोग के द्वारा ही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने वाली थी और सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो किस तरह से वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते थे? इस वजह से आईएनसी के साथ साथ सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। इसके बाद क्या हुआ कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में। जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उन्होंने कहा कि द्वैत शासन व्यवस्था, राज्यों और सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखी जाए, इस तरह की सिफारिश की गई आयोग के द्वारा। लेकिन सभी लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के बाद सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम वार्तालाप करना शुरू करते हैं। इस वार्तालाप की शुरुआत हुई गोलमेज सम्मेलन से। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और जनवरी 1931 को खत्म हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 में रहा और तृतीय गोलमेज सम्मेलन रहा नवंबर दिसंबर 1932। तो आपको केवल डेट याद रखनी है, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन लागू हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्ष थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही इनका नाम आने वाला है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और इसके साथ साथ बाबा अंबेडकर भी थे। अब जब ये गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुए तो एक श्वेत पत्र जारी किया गया संवैधानिक सुधारों के लिए। और क्या कहा गया कि इसके द्वारा दी गई जो सिफारिशें हैं वो 1935 के अधिनियम में लागू की जाएंगी। मतलब कि संशोधन के रूप में 1935 में 3 गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को संशोधन के रूप में 1935 में लागू किया जाएगा। अब आपने साइमन आयोग तो देख लिया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है बीच में, कम्युनल अवार्ड का, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सांप्रदायिक अवार्ड, अभी मैंने बताया था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। इसी में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड, अभी मैंने कहा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इन्होंने ही अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम था सांप्रदायिक अवार्ड। और इसमें क्या होने वाला था, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई और उसके बाद 1919 में इसे बढ़ाया गया। सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए बढ़ाया गया था। उसी तरह अब दलितों के लिए भी इसे विस्तारित किया जाने वाला था। लेकिन दलित किस में आ रहे हैं? दलित आ रहे हैं हिंदुओं में। इस वजह से महात्मा गांधी थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि आपने सिख को, मुस्लिम और ईसाई को तो अलग कर ही दिया, अब आप हिंदू में भी फूट डालना चाहते हैं। इस वजह से उस समय जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, पूना की यरवदा जेल है जिसमें वो पहले से ही थे, उन्होंने वहां पर अनशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं। इसमें दलितों के लिए अलग से सीटें बढ़ा दी गई। जैसे कि जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें क्या कर दिया गया,
71 से 148 कर दी गई सीटें, और उसके साथ साथ जो केंद्रीय विधायिका थी उसमें 18% सीटें आरक्षित कर दी दलितों के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि यह क्या है, कम्युनल अवार्ड है। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे लिए एक तरह से उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि जो भारत का संविधान स्वतंत्रता के पश्चात लागू किया गया, उस संविधान में बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आपको धीरे धीरे करके थोड़ा एक एक पॉइंट करके इसे समझते जाना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें क्या था, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की विशेषताओं में पहला जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, मतलब कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और इसमें क्या किया गया, इसमें राज्य और रियायतों को एक इकाई की तरह माना, मतलब कि राज्य और रियायतें एक इकाई है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों, मतलब कि जो रियायतें और राज्य हैं उन्हें इकाई की तरह माना, और केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियां बनाई। कौन कौन सी सूचियां बनाई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिस तरह से अभी भी हमारे यहां पर सूचियां लागू हैं, वो 1935 के अधिनियम में भी लागू की गई थी। अब जो संघ सूची है वो केंद्र के हाथ में रहती थी, राज्य सूची है वो इकाइयों के हाथ में रहती थी, और समवर्ती सूची है वो किन के हाथ में रहती थी, वो केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में रहती थी। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किन के हाथ में थी, वो थी वायसराय के हाथ में। अभी एक करंट का मुद्दा चल रहा है, हमारे यहां पर कोविड फैला हुआ है, तो स्वास्थ्य का मुद्दा किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, या संघीय सूची में आता है, आप बताइए। और आप ये भी बताइए कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतभेद हो जाता है, तो इस तरह के विवादों के साथ क्या किया जाता है। चलिए वापस अपनी विशेषताओं पर आते हैं। इसमें क्या है कि जो संघीय सूची व्यवस्था थी वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। जो पहले मैंने बताई थी 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, वो अब समाप्त कर दी गई 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब आरंभ हुई, तो वो कहेंगे 1935 में। और अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब आरंभ हुई थी, तो वो 1919 में। इस तरह से आंसर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आपको देखना जरूरी है। अब देखिए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था तो लागू हो गई, लेकिन किस तरह से हुई, इसमें दो विषय बनाए गए। एक बनाया गया स्थानांतरित और दूसरा बनाया गया आरक्षित, मतलब दो विषय बन गए और दोनों विषयों को अलग अलग लागू किया गया। इसे कहा गया द्वैध शासन व्यवस्था। और ये किस में लागू की गई थी, ये केंद्र में लागू की गई थी। अगला पॉइंट है कि 11 राज्यों में से जो 6 राज्य थे उनमें क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और वो 6 राज्य कौन कौन से थे, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत कौन है, उत्तर प्रदेश, और असम। ये 6 राज्य थे। इन 6 राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ओके, याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी उसका विस्तार किया गया। जो व्यवस्था, ये व्यवस्था सबसे खराब व्यवस्था थी और उसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जो भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, इसे समाप्त कर दिया गया। ओके, इसके साथ ही मताधिकार का विस्तार किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, देश की जो मुद्रा और साख का नियंत्रण करने के लिए एक रिजर्व बैंक की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया कि भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, इसके साथ साथ क्या हुआ था, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की
स्थापना की गई। जिस तरह से अभी हमारे देश में क्या क्या होता है, संघीय लोक सेवा आयोग होता है और प्रांतीय लोक सेवा आयोग होता है, इसके साथ साथ 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग होता है। यही व्यवस्था 1935 के अधिनियम में बताई गई थी। और इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसका प्रावधान कहां था, 1935 के अधिनियम में था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और वो स्थापना कब हुई, 1937 में उसकी स्थापना हुई। अगला अधिनियम भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में क्या है कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने कहा कि 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे, उन्होंने क्या किया, विभाजन की योजना पेश की। इसे क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। ओके, और इस योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था। अब अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं, सबसे पहले तो भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। संप्रभु मतलब कि वो अपने अनुसार सभी निर्णय ले सकते हैं, पूरी शक्ति राज्य के हाथ में होगी, ना कि बाहरी ताकतों के हाथ में। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या किया गया, भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण किया गया। इन दोनों को ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। और इसके साथ साथ वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया दोनों ही देश अपने लिए संविधान बना सकते हैं और किसी अन्य देश के संविधान को भी स्वीकार कर सकते हैं। ये शक्ति दोनों देश के पास खुद की है। और उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसे भी निरस्त करने का अधिकार देश के पास है। अगर वो चाहे तो कह सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए और ब्रिटिश शासन बना रहना चाहिए, ऐसा भी कह सकते थे। इसके साथ साथ एक बात और बोली गई कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटिश संसद है, उसमें पारित होने वाला कोई भी अधिनियम दोनों ही देशों पर लागू नहीं होता है, जब तक कि ये दोनों देश कह ना दें कि ये अधिनियम हमारे ऊपर लागू किया जाए। मतलब कि ये पूर्ण स्वतंत्र है कि वो कानून अपने ऊपर थोपना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता दोनों देशों के हाथ में है। अगला पॉइंट, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत के सचिव का पद समाप्त कर दिया। भारत के सचिव के पद की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि वो क्या था कि वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो अब भारत में उसका कोई कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उस पद को समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ साथ 15 अगस्त 1947 से ही जो भारतीय रियासतें थी, उन रियासतों को भी संप्रभु घोषित कर दिया। वो क्या कर सकते थे, वो या तो भारत में शामिल हो सकते थे, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, या खुद को स्वतंत्र रख सकते थे। और क्या कहा गया, और यह भी कहा गया कि जब तक कि संविधान नहीं बन जाता है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सरकार चलाई जा सकती है। मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होता है स्वतंत्रता के बाद, जब तक कि कोई इनके पास संविधान नहीं आ जाता है। तो ये पॉइंट्स कुछ लिखे हुए थे। इसके साथ साथ जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, इस शाही उपाधि को भी समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अपना देश स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। दोनों देश भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए थे और लॉर्ड माउंटबेटन नए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। ओके, 1946 में बनी संविधान सभा को भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा 1947 का भी अधिनियम, जिसमें हमें स्वतंत्रता मिली। और अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, वो अगली क्लास में। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मैं मर्ज करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।